नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री रीना पिंपले से। रीना पिंपले का जन्म नागपुर में हुआ। रीना ने दूरदर्शन के म्यूजिकल प्रोग्राम में एंकरिंग से टीवी जगत में कदम रखा। रीना पिंपले ज्ञानवाणी रेडियो में अनाउंसर भी रह चुकी हैं। कॉलेज के समय में रीना पिंपले ने रंगमंच ज्वाइन किया और कई नाटकों में एक्टिंग की। फिर छत्तीसगढ़ फिल्म दाई, मया के छांव, तोर खातिर में अहम भूमिका निभाई है। फिल्म तोर खातिर के लिए रीना पिंपले को बेस्ट नेगेटिव इन फीमेल कैटेगरी में अवार्ड भी मिला है। इसके बाद रीना ने मुंबई का रुख किया और कलर्स चैनल के सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही से टीवी जगत में कदम रखा। फिर धारावाहिक बालवीर रिटर्न में बालवीर के दोस्त की मां का किरदार निभाया। तो सीरियल चंद्रशेखर, सरगम की साढ़े साथी, हम पांच फिर से, यह है मोहब्बतें, मैडम सर समेत कई धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई है। रीना ने सोनाली बेंद्रे के साथ भी टीवी सीरियल अजीब दास्तां है ये मैं एक्टिंग की है। हिंदी सीरियल के साथ रीना पिंपले ने मराठी टीवी सीरियल प्रभात, कट्टा, लक्ष्य तो मराठी फिल्म वीआईपी गाढ़व में भी अभिनय किया है। रीना पिंपले अभिनेत्री के साथ लेखिका भी हैं। अपकमिंग हिंदी फिल्म टेप रिकॉर्डर की राइटर हैं। तो बहुत जल्द कुछ और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं जिसको रीना पिंपले ने लिखा है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और लेखन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री रीना पिंपले। रीना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। जी रीना जी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जहां बैठी है वहां पर शायद टीवी चालू है या फिर कुछ लाइव चल रहा है, क्योंकि जो आवाज है वापस हमारे पास दोबारा आ रही है। ऐसा कुछ है कि टीवी चालू है या फिर कुछ और? तो चलिए, वो कुछ होगा, लगता है हम कोशिश करते हैं ये जो समस्या है ये दूर हो जाए। रीना जी, फिर से स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है। कब आपको लगा कि आपको एक्ट्रेस बनना है और आपको इस एक्टिंग के फील्ड में जाना है? रीना जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। हेलो। हाँ जी, अब हेलो। आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी। करियर को लेकर मैंने बहुत कुछ कभी सोचा ही नहीं था। हम्म। कॉलेज करते हुए जब दूरदर्शन से जुड़ी मैं, हम्म। तब वो एक पॉकेट मनी का जरिया था। और मुझे नहीं पता चला कि कब मैं सीरियसली एक्टिंग की ओर सोचना मैंने शुरू किया। और दूरदर्शन के ही चित्रगंगा से मैंने शुरुआत की। हम्म। और फिर उसके बाद मेरे कदम उसी ओर बढ़ने लगे। फिर मैंने कहीं और कुछ सोचा ही नहीं। उसके बाद थिएटर किया, दूरदर्शन के कई सारे शोज किए, और फिर मुंबई आते ही तो मेरे लिए यही करियर हो गया। जी। तो जब आप मुंबई पहुंचे, आप फिर वहां का स्ट्रगल कैसा था और जो पहला ब्रेक था आपका वो कैसे मिला आपको? स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से, आप चाहे जहाँ भी जिस भी करियर को चुनाव करें आप, वहाँ स्ट्रगल तो होगा। हम्म। और हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें एक काम के बाद दूसरे काम के लिए भी आपको ऑडिशन देना है। आपको खुद को साबित करना है कि उस किरदार के लिए आप एकदम करेक्ट हो। हम्म। तो बहुत सारे ऑडिशंस, मतलब मैं तो बता भी नहीं सकती कि मैंने कितने ऑडिशंस किए। मुंबई आते ही लोकल से मेरी जो सबसे पहली मुलाकात थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि आ, मुझे नहीं पता था लोकल से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फास्ट और स्लो हम्म। कैसी होती है, क्या होता है। तो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि स्ट्रगल का पीरियड बहुत डरावना होता है। नहीं, ये बहुत पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि फिर उसके बाद जो मजा होता है हम्म। सक्सेस का, वो अच्छा होता है। अच्छा, लोकल ट्रेन की आपने याद दिलाई बहुत स्ट्रगल अक्सर। किया, बहुत। जी, लोकल ट्रेन की आपने याद दिलाई। अक्सर हमने देखा है वीडियोस में, टीवी में, कि उस पर चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल होता है। और अक्सर जो पहली बार लोकल में चढ़ता है तो वो चढ़ नहीं पाता है, और अगर चढ़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मुझे लोकल ट्रेन ने जो बात सिखाई वो मुझे आज तक मेरे काम आ रही है। जी। वो मैं दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगी हम्म। कि जब आप मुसीबत की घड़ी में होते हैं,
आप समझ लीजिए लोकल ट्रेन आपकी लाइफ का वो फेज है जहां पे आप फंसे हो। हम्म। आपको स्टेशन पे उतरना भी है या तो आपको स्टेशन पे चढ़ना है। हाँ। तो होता क्या है, आपके सारे जितने भी कयास है, आप जितने कोशिशें कर रहे हैं, अगर वो नाकाम हो रही है तो बस बने रहिए। हम्म। अगर आपको उतरना है तो पीछे वाले धक्का देकर आपको उतार देंगे, या तो आप बने रहिए, आपको आपके पीछे वाले धक्का देके चढ़ा देंगे। हाँ। तो जब बुरा वक्त होता है तब एक ही चीज है कि आप वहीं पे बने रहिए, आप वहां से हम्म। हिलिए मत। ये मैंने सीखा लोकल ट्रेन से, और यही चीज मुझे अब तक मुंबई में बहुत मददगार साबित हुई है कि हम्म। जब ऐसा कोई वक्त चलता है जब आपके काम नहीं बनते होइए तो पॉज लीजिए, रुकिए। पीछे से ऐसी कोई चीज आएगी जो आपको धक्का देकर सामने कर सही देगी। बात है। वैसे सही कहते हैं कि सीखने की जो हमारी जो एक ललक होती है हम कहीं से भी सीख सकते हैं, और आपने उस लोकल ट्रेन से सीखा जहां पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी को आपके अंदर आप पॉजिटिव वे में आपने लिया इसको, और आप एक के बाद एक लगातार आप बेहतर काम करती जा रही हैं। लेकिन हम ये जरूर जानना यहाँ चाहेंगे पे जो काफी मेहनती लोग हैं। जी बिल्कुल रीना उन्हें जी। देख देख कर मुझे लगता था कि मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है। हम्म। बिल्कुल जो आपका तो पहला ब्रेक जोश था। आता है जब सुबह सुबह। रीना जी, मैं पहले सवाल पूछता हूँ फिर आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, बोलिए कुछ बोलिए। आप बोलेंगे मैं रुकूंगा, मैं कुछ बोलूंगा आप रुकेंगे, तो ऐसे ही सिलसिला लोकल ट्रेन की तरह रुकते रुकते आगे बढ़ेगा। रीना जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो सबसे पहला ब्रेक है आपका वो आपको कैसे मिला, और कितना जद्दोजहद करना पड़ा आपको उस पहले ब्रेक के लिए? मैं आपकी आवाज एक। हेलो। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, जी। बहुत आपका कम आ जो रही है। पहला हाँ टीवी जी। सीरियल था वो आपको कैसे मिला, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपको उस पहले ब्रेक के लिए? हाँ, मेरा जो पहला ब्रेक था कलर्स के लिए, उससे पहले मैंने कई ऑडिशंस दिए, हम्म। और उससे पहले मैंने केमियोज भी किए। ऐसा नहीं कि वो ऐसा मेरा पहला सीरियल था, उससे पहले भी मैंने काम किया था। हम्म। लेकिन वो जो खुशी होती है कि हम रोज सेट पे जा रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, वो वैसा नहीं मिला था। मुझे अचानक से कॉल आया हम्म। कि आप फ्री है, आप कहीं पे बिजी तो नहीं है। कहा हाँ बोलिए, बिल्कुल। हम्म। तो हुआ ये कि शाहरुख खान जैसा मेरा किस्सा हुआ। हम्म। शाहरुख खान को जो उनकी पहली फिल्म मिली थी दीवाना, वो इसलिए भी मिली थी क्योंकि किसी एक आर्टिस्ट ने उसके लिए मना कर दिया था। हाँ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेम उस कैरेक्टर के लिए जो आर्टिस्ट फाइनल हुई थी, वक्त पर शायद कुछ उनकी प्रॉब्लम हुई हो, वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं थी, और धड़ाम से मेरी एंट्री हो गई। हम्म। तो ऐसे मुझे मेरा पहला कैरेक्टर मिला था। जी। उसके बाद लगातार आप एक के बाद एक बहुत सारे आप सीरियल्स आपने किए हैं। सोनाली बेंद्रे के साथ आपने अजीब दास्तां की है, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि शायद ये इनका पहला सीरियल था। टीवी फिल्मों में हमने उनको बहुत बार देखा, लेकिन टीवी शायद ये उनका पहला सीरियल था। तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, सोनाली बेंद्रे के साथ? सोनाली बेंद्रे जी जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही खूबसूरत व्यक्तित्व है उनका। हम्म। बहुत ही उम्दा आला किस्म की आर्टिस्ट, और बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से बात करती है सबसे। अब हमारा तो जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, जितने भी दिन हमने उनके साथ में काम किया, वो बेहतरीन था, हम्म। बेहतरीन। उन्हें जानने का मौका मिला। शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, कमाल की है वो। जी। उसके बाद आपने कई और फिल्में की हुई हैं, आपने सीरियल्स भी किए। आपने फिल्मों पर हम जाएंगे, लेकिन पहले सीरियल्स की जो कंटिन्यू करते हैं बातचीत है। बालवीर बहुत ही लोकप्रिय, बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल है। इसमें आपने बालवीर के दोस्त की माँ की भूमिका निभाई है। तो इस सीरियल में जुड़ना कैसे हुआ आपका? और एक ये, क्योंकि बच्चों कैटेगरी वाली जो हम सीरियल की बात करते हैं, हालांकि बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का? बालवीर रिटर्न्स भी मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा, हम्म। क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में जब आर्टिस्टों के पास काम नहीं था, आर्टिस्ट घर में बैठे हुए थे, उस वक्त ये कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए मिला। और सबसे अच्छे प्रशंसक बच्चे होते हैं, हम्म। सबसे अच्छे प्रशंसक। अब तक जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें फॉरवर्ड होती है या आपको पब्लिसिटी मिलती है, वो मुझे बच्चों से ज्यादा मिली। बच्चों ने बहुत पसंद किया मुझे।
रिंकू की मदर का कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए मिला। हालांकि बड़ों से ज्यादा वो सीरियल बच्चों के लिए था, तो मेन वही फोकस में होते थे, लेकिन हम्म। उनके साथ काम करने में जो मजा आया, जी। दैट्स अनबीटेबल। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि जहां आप रहते हैं वहां आसपास के बच्चों ने बोला कि दीदी आंटी जी हमें भी बालवीर से आप मिलवा दो, आप तो सीरियल में काम करती हैं? हमेशा, हमेशा, अभी भी, हाँ। अभी भी। खैर, जहां मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहां के बच्चे तो कहते ही है कि हमने आपको देखा, आप बालवीर के साथ में फोटो हमें दिलाइए, हम आते हैं सेट पे। ये सारी चीजें हो चुकी है। हाँ। लेकिन अब जबकि बालवीर ऑफ एयर हो चुका है, उसके बाद भी मैसेजेस आते हैं कि आप उनको बोलिए कि बालवीर जो है नेक्स्ट सीजन लेकर आए, हम्म। हमें देखना है सबको। जी, बिल्कुल होता है क्योंकि बच्चे का ये बड़े फेवरेट सीरियल है और वो चाहते हैं अपने सुपर हीरो से मिलना, और बालवीर तो बच्चों के लिए सुपर हीरो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिल्मों की शुरुआत आपकी कैसे हुई? कैसे, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ी फिल्में की, आपने मराठी फिल्में की, आपने कैसे शुरुआत हुई आपकी इन फिल्मों की? मेरी सबसे पहली फिल्म थी दाई, हम्म। जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। दाई ये क्या छत्तीसगढ़ी यस, आई फिल्म थी कि मराठी फिल्म थी? लैंग्वेज की पता नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोल पाऊंगी नहीं बोल हम्म। पाऊंगी, लेकिन डायरेक्टर्स एंड पूरी जो टीम थी उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। वर्कशॉप चलाए हमने, और वो फिल्म जब चल ही रही थी उसका शूट, उसी समय को आर्टिस्ट इतने अच्छे थे हमारे कि हम्म। मेरा नाम कहीं सजेस्ट हुआ, और उसके बाद मैंने माया के छाव मूवी की थी। ये मूवी ऑन स्क्रीन कितना लोगों को पसंद आई, आई डोंट नो एक्चुअली, हम्म। लेकिन ये मेरे बहुत दिल के पास है। मैंने इस फिल्म के लिए पूरा मेकअप मेरा चेंज हुआ था, मुझे हम्म। लिटरली काजल से काला किया जाता था। जी। मैं इसमें गूंगी थी, मुझे बात करना नहीं आता था। बाय गॉड ग्रेस मुझे साइन लैंग्वेज आती है। हम्म। तो ये फिल्म करते हुए जो सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, हाँ। वो बेहतरीन था। तो एक्सीडेंटली ही, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों में शुरुआत हो गई। उसके बाद मैंने तोर खातिर की, और हम्म। ये सारी टीम पहली फिल्म से ही जुड़ी हुई थी, जो हम्म। अब तक मेरे साथ बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने मराठी फिल्म भी किया, आपने वीआईपी गांडव करके, वीआईपी गाधव करके, तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था आपका? और क्या कुछ डिफरेंस आप देखते हैं शूटिंग में, जब आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आप काम करते हैं फिर आप मराठी फिल्मों में काम करते हैं, तो शूटिंग क्या कुछ कुछ डिफरेंट रहता है या फिर कुछ बजट की वजह से ऊपर नीचे होती है, और कैसा कुछ एक्सपीरियंस था? हालांकि आप मराठी हैं, आप नागपुर में आपका जन्म हुआ है, मराठी आपको अच्छे से आती है, छत्तीसगढ़ी भी आपको आती है, तो क्या कुछ डिफरेंट दिखा एक्सपीरियंस में आपका? जी देखिए, फिल्म का ऐसा है कि फिल्म की स्टोरी, हम्म। लोकेशंस और बाकी चीजों से थोड़ा बहुत बजट में तो कम ज्यादा होता है, हम्म। लेकिन डेडिकेशन मैंने हर जगह देखा। चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ी फिल्म हो, चाहे वो मराठी फिल्में हो, आर्टिस्ट इतने डाउन टू अर्थ और इतने अपने काम को लेकर क्या कहते हैं उसे, सीरियस रहते हैं, और हम्म। इतना सोचते हैं। आपस में हम लोग डायलॉग करते हैं ताकि हमारे सीन अच्छे हो, हमारा टाइम खराब ना हो। इवन हमारा डायरेक्टर्स या पूरी टीम का किसी का भी टाइम खराब ना हो। मैंने अभी तक ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ में काम किया है, तो मैं कहूंगी कि चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ी हो, मराठी हो, हिंदी हो, अगर वो उम्दा आर्टिस्ट है तो वो अपने काम का वैल्यू जानते हैं, वो टाइम का वैल्यू जानते हैं। हम्म। तो अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी टाइमली और शेड्यूल के हिसाब से, आप लोकेशंस, आपका स्क्रीन प्ले किस हिसाब से लिखा गया है, कहीं आपने आउटडोर बहुत सारे सीन तो नहीं रखे हैं, उस हिसाब से हम्म। बजट में थोड़ा बहुत उधर ऊपर नीचे बिल्कुल। होता अच्छा, है। एक जो छत्तीसगढ़ी फिल्म आपने की है तोर खातिर, इसमें आपकी एक्टिंग को नवाजा गया है, आपको इसमें बेस्ट नेगेटिव अवार्ड भी मिला है फीमेल कैटेगरी में, तो जब अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो क्या ये पहला आपका अवार्ड था फिल्मों में, और जब आपको पता चला कि आपको फीमेल में एक बेस्ट कैटेगरी जो है, बेस्ट नेगेटिव कैटेगरी, उसमें आपका अवार्ड मिल रहा है, तो जब क्या सबसे पहला एक्सप्रेशन था आपका? मेरा एक्सप्रेशन था ऐसा हो नहीं सकता। क्या वजह थी कि ऐसा हो नहीं सकता? वजह वजह ऐसी थी कि ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में दिग्गज फीमेल्स है जो हाँ। बहुत बहुत अच्छा काम करती है।
ही सोचा था कि उनके साथ ही ये फिल्म रिलीज होगी और उस कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मुझे लगा ये प्रैंक है। हाँ, प्रैंक है, लेकिन फिर जब आपको क्लियर हुआ कि हाँ वाकई आपको ये अवार्ड मिल रहा है तो वाकई खुशी की बात है। लेकिन हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि कुछ जो संवाद आपने बोले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हों, मराठी फिल्मों के हों या हिंदी सीरियल के हों, कोई अगर संवाद आपको याद हो, कोई डायलॉग अगर आपको याद हो, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। संवाद का तो पता नहीं, लेकिन वहां के गाने बड़े मुझे अच्छे लगते थे। हमारी फिल्म का एक गाना था, बड़की छैहा कस निर्मल है मोर मया के छाव रे। ये गाना मैं आज भी सुनती हूँ, अच्छा। आज भी मुझे उसके बोल बड़े अच्छे लगते हैं। और बहुत बहुत प्यारी मीठी सी लैंग्वेज है ये। तो ये मुझे वहां जाकर जब मैं लोगों से बात करती थी तब मुझे थोड़ा बहुत सीखने में मिला था। जी। अभी तो खैर काफी टाइम हो गया है, तो जब तक स्क्रिप्ट हाथ में नहीं आएगी शायद नहीं बोल बिल्कुल, पाऊंगी अभी। वैसे भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, तो आपने छत्तीसगढ़ से शुरुआत की, आपने जी, फिल्मों की। छत्तीसगढ़िया जी। सबले बढ़िया। तो मराठी फिल्म आपने की है, तो आप मराठी भी हैं, तो आपको कुछ संवाद अगर मराठी फिल्मों के याद हो आपके, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मराठी तर माझी भाषा आहे, हम्म। त्यामुळे जे कोणी मराठी आर्टिस्ट, मराठी दर्शक इथे आहेत त्यांना नमस्कार। अभिमानास्पद आहे ही गोष्ट की मराठी असून सुद्धा भोजपुरी, छत्तीसगढी, हिंदी आणि याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच भाषांमध्ये काम करायला मिळतं। यापेक्षा अभिमानाची गोष्ट नसावी दुसरी कुठली। मुझे इसमें से एक लाइन ये जरूर समझ में आई कि आप हिंदी भी आपको बोलनी आती है, मराठी भी बोलनी आती है, भोजपुरी भी बोलनी आती है। बाकी मैं समझा नहीं, लेकिन जो मराठी दर्शक होंगे बिल्कुल समझेंगे आपकी इस बात को। अच्छा, आप लिखती भी हैं, आप एक्टर के साथ आप लेखक भी हैं, लिखती भी हैं आप। तो कैसे शुरुआत हुई लिखने की? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम हमको मिल रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ अक्सर लोग बहुत कम शिफ्ट होते हैं, खासकर फीमेल तो मैंने देखा है कि बहुत कम शिफ्ट होती हैं। तो कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे लेखक भी बनना है, लेखिका भी बनना है और मुझे फिल्में लिखनी है? एक बहुत जल्द आपकी एक फिल्म भी आने वाली है, टेप रिकॉर्डर करके। हाँ, इसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी। मैं जब मेरे स्कूल के दिनों में मैं लिखा करती थी। मैं स्कूल की मैगजीन के लिए लिखती थी। थोड़ा बहुत कविताएं वगैरह लिखती थी जो स्कूल की ही मैगजीन में या कहीं पे आ जाती थी। उसका बहुत ज्यादा कुछ मैंने आगे के लिए सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, मुझ में वो इंस्टिंक्ट था कि मुझे लिखना अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने आकाशवाणी के लिए भी कुछ समय तक मेरा जो लिखा हुआ है वहां प्रेजेंट किया, और छोटी छोटी स्टोरीज और छोटी छोटी कविताएं मैं लिखती थी। सडनली हुआ ये कि शॉर्ट फिल्म में लिख रही थी और वो मैंने, राजेश दुबे जी है, उनसे डिस्कस की और उन्हें लगा कि मैं लिख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्क्रीन प्ले ट्राई करो आप। तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। उनकी वजह से मैंने पहली फिल्म लिखी टेप रिकॉर्डर। उन्हें टेप रिकॉर्डर इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने मुझे 2 फिल्में और बोला कि आप राइट करो इन्हें। तो बाकी अब तक 3 फिल्मों का स्क्रीन प्ले मैं लिख चुकी। अच्छा, जो आपने लिखा है उनमें से कोई ऐसी कोई लाइनें आपको हमेशा याद आती हैं, और आपको अगर वो याद हो लाइनें, तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि वो जो आप लिखते हैं कैसा लिखते हैं आप, और अगर उसी अंदाज में अगर आप बोले हैं जिस अंदाज में शूट हुआ है उन लाइनों का, तो और अच्छा लगेगा। नहीं, हालांकि सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, वरना फिर मैं दूसरी चीज में आपसे पूछना चाहूंगा। एक बेनाम फिल्म है जिसका मैं नाम अभी नहीं ले सकती। हाँ। उसका संवाद है ये कि लड़की कहती है पापा से, सावली हूँ, काली हूँ, दुबली हूँ, नाटी हूँ, और कितनी चीजें मुझे सुनने पड़ेगी कि इन वजहों से मैं रिजेक्ट हो रही हूँ। या अगर इससे भी बड़ी कोई लिस्ट हो तो मुझे पहले से थमा दो, ताकि पापा मैं तैयार रहूं ये सब सुनने के लिए, क्योंकि मैं हर रोज मरती हूँ नया रिजेक्शन सुनकर। तो
ये संवाद यहीं पे मैं खत्म बहुत करूंगी, कि बहुत इसके बाद का गंभीर मैं आपको संवाद बता आपने नहीं बोला, पाऊंगी। क्योंकि आज भी हमने देखा इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं हमारे देश की लड़कियों को, महिलाओं को। बहुत गंभीर आपने संवाद आपने लिखा ही है। अच्छा, एक दूसरे हम इंसिडेंट की बात करते हैं, शूटिंग की बात करते हैं कि सीरियल आप कर रही थी मैडम मैडम सर, इसमें आपको कार चलाने के लिए बोला गया और आपको कार चलाना नहीं आता था, फिर भी आपने डेयरिंग की और आपने कार आपने भिड़ा दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी को चोट तो नहीं लगी? और जब आपको कार चलाना नहीं आता था तो फिर आपने ऐसी डेयरिंग क्यों की, खतरों के खिलाड़ी टाइप? खतरों के खिलाड़ी टाइप। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई सीन लिखा जा रहा है। हाँ। सेट पे पहुंचते उन्होंने बोला कि मैडम आपको वहां से कार चलाते आना है, और आपके पति बीच में आ जाते हैं और उन्हें चोट लगती है, गिर जाते हैं, ऐसा वो सीन था। हम्म। तो मैं शॉक कि मुझे तो ड्राइविंग नहीं आता अच्छे से, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले। तो वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप जितना आता है आप आइए, धीरे धीरे आइए, शूट हो जाएगा। हम्म। और होता क्या है कि मुझे बैठे बैठे झगड़ा भी करना है सासू माँ से कि आपकी हाँ। वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। और ये झगड़ा करते करते मेरा स्टेयरिंग से जो है बिगड़ गया और मैंने जाके कार भिड़ा ठोक दी। दी। अच्छा, लेकिन ये बताइए भगवान कि की ऐसा दया तो नहीं से है किसी को कि कोई जो चोट टीवी सीरियल में जो आपके पति बने थे, कहीं उससे कुछ खटपट तो नहीं थी कि आपने जानबूझ के आपने चढ़ाने की कोशिश की हो? जस्ट किडिंग। नहीं, वो सीन में ऐसा लिखा गया था। हाँ। किसी को कोई चोट नहीं आई, मामूली खरोचे आई कार पर, दैट्स इट। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य आपके साथ हुआ था और हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप हैं वेजिटेरियन। आपने कभी ना फिश ट्राई किया है, ना कभी आपने फिश को हाथ में भी उठाया है, लेकिन एक सीन था जिसमें आपको फिश फ्राई करना था और जो इसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है, बड़ी दूर तक इसकी फैलती है। तो फिर कैसे आखिरकार आपने सीन को किया? आपने परेशानी तो हुई होगी आपको शुरुआत में बड़ी? जी, क्रिमिनल्स के लिए ये मेरा सीन था। हम्म। और ये बहुत दिलचस्प वाकया है ये जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसमें भी मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे फिश फ्राई करनी है, जो कि बहुत जरूरी था। वो सीन की जान था, वो दिखाना उनको जरूरी था। और मैं डायरेक्टर सर की तरफ देख रही हूँ कि सर मैंने तो कभी फिश को देखा भी नहीं, आप तो मुझे सीधा उठा के फ्राई करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं ये कैसे करूँ। तो तब उन्होंने कहा था अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप ये भूल जाओ, आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, आपको ये करना है। अब कैसे करना है, कितनी कोशिशें आपको करनी है, वो आप देख लीजिए। तो मैंने उनसे 10 मिनट का समय मांगा, खुद को तैयार किया और मैंने फाइनली वो सीन दिया। उसके बाद मैं लंच नहीं कर पाई थी, ये बात सच है। हाँ, उसकी जो खुशबू है, क्योंकि कभी इसके पहले आपने खुशबू इतने पास से मैं नहीं आपको ली सुन नहीं होगी पा रही और हूँ। उस खुशबू ने आपको थोड़ा परेशान जरूर किया होगा। अच्छा, आप लिखती भी हैं, कुछ आप शायरी लिखती हैं, मोटिवेशनल लाइन भी आप लिखती हैं। समय कम है हमारे पास, मुश्किल से 1 मिनट का समय है हमारे पास, तो कोई आपकी मोटिवेशनल लाइन या कोई शायरी हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। वैसे तो लिखते रहती हूँ, जब भी समय मिलता है लिखते रहती हूँ। लेकिन अगर दर्शकों के लिए कहना चाहूंगी तो यही कहना चाहूंगी कि हर योद्धा के हाथ में तलवार नहीं होती। कुछ मजबूत इरादों और एक हल्की सी हंसी से भी जंग जीत लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा कभी हुआ कि बड़ी समस्याएं थी, परेशानी थी और आपने मुस्कुराया और जो आप परेशानी थी वो दूर हो गई और जो समस्या था उसका समाधान हो गया आपके साथ? जी, मैं सुन नहीं पा रही जो अभी थी आपने जी, लाइन बोली मैं सुन मोटिवेशनल, नहीं पा रही क्योंकि अक्सर ऐसा कभी कभी होता है कि कभी हमारे को एक्टर से या कभी डायरेक्टर से हमारे थोड़ी सी खटपट चल रही है और हम बातचीत नहीं कर रहे होते, लेकिन हम स्माइल देते हैं और फिर वो बातचीत शुरू हो जाती है और जो समस्या हो रही होती है उसका समाधान हो जाता है। तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, तो आपने स्माइल देकर आपने समस्या का समाधान किया हो? हाँ, एक्चुअली अभी तक सेट पर किसी से मेरी कोई अनबन नहीं हुई। हाँ। शायद हमने अनबन आने का मौका ही किसी को दिया नहीं। और अगर कोई फिर भी लड़ना चाहे तो उनके एक्शन को आप रिएक्शन मत दो, या रिएक्शन देना है तो बिल्कुल, इतनी और स्माइल स्माइली देकर समस्या का करने समाधान वाला करें। हथियार डाल देना। जी रीना जी, हम भी चाहेंगे बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और बेहतर आप काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री रीना पिंपले से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।